स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। आप देखिए तो फ्लक्स का तात्पर्य है फ्लो। अभी आपसे कोई पूछ ले वाटर फ्लक्स क्या है, तो अब आप कहेंगे वाटर फ्लो। वाटर फ्लो कैसे? पर यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कि ये आपके पास वाटर फ्लो का डायरेक्शन है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एस कर रहे क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन बी एंड एस का जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है आपके पास, यही आपके पास पर यूनिट टाइम में वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम है। पर यूनिट टाइम में जो वाटर वॉल्यूम है, अब आप ज़रा देखें तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है। अभी आप बात करें तो इसे हम थोड़ा सा और भी डाइवर्ट कर दें तो देखिएगा कि यस, थोड़ा सा इसको हम इस प्रकार कर दें तो आप क्या देखेंगे, वाटर का अमाउंट घटता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो जो सरफेस एरिया है, सरफेस हमारे पास है, सरफेस वेक्टर डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन जो आपका है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है वेलोसिटी से, इन बी एस कॉस थीटा। हमारे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार जल का प्रवाह जल का फ्लक्स कहलाता है, उसी से संबंधित हम वैद्युत फ्लक्स को लेके जा रहे करने। तो आपको बता दें कि वैद्युत फ्लक्स ये दो शब्दों से बना है। वैद्युत का मतलब है कि हम वैद्युत क्षेत्र को बच्चों वैद्युत बल रेखाओं से डिनोट करते हैं। किससे? वैद्युत बल रेखाओं से डिनोट करते हैं। अब आप बात करें कि वैद्युत बल रेखाएं, अब मान लीजिए कि किसी स्थान पर कोई भी आपके पास क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप बात करें कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई प्लेन एरिया ले लेते हैं। तो प्लेन एरिया देखिएगा जरा इधर, हम एक प्लेन एरिया की बात करते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन एरिया है और यहाँ पर देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। अभी बात करें हम बात करें कि इसी फिगर को ऐसे ले लेते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एरिया वेक्टर थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर देते हैं, उसका डायरेक्शन बदल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बनाने लगा। तो आप क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसे एस का वियोजन कर देंगे, ए इंटू एस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए इंटू एस था। तो वास्तव में जो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, ई और एस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ई और एस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ई और एस के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम वैद्युत फ्लक्स क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, बहुत अच्छा वर्क है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। बच्चों आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि क्षेत्रफल जो है वो बच्चों हमारे पास कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन हम आपको फिर बता देते हैं, समतलीय क्षेत्रफल ये हमारी क्या है, ये हमारी सदिश राशि है, और जिसकी दिशा परपेंडिकुलर आउटसाइड की ओर होती है, जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो अदिश है या सदिश है। तो प्लीज़ समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। और हम फाइनली देखें तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल अवयव के क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है। आपको मैं जिस प्रकार जल की जो मात्रा पर यूनिट टाइम में होती है वो जल का फ्लक्स कहलाती है, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में एक और भी डिफिनीशन बन सकती है मेरे पास कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या
ध्यान दीजिएगा, वो फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपके पास बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं खींची जा रही हैं। यहाँ पर देखिए फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए फ्लक्स कम है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट एरिया से बल रेखाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा निकल रही है, और यहाँ पर यूनिट एरिया से बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम निकल रही है। तो हम ऐसे शब्दों में भी कह सकते हैं कि नई डिफिनीशन मेरे पास हो सकती है कि वैद्युत जो बल रेखाओं की संख्या है वो क्या होती है, सॉरी वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। माप कहना उचित नहीं होगा, तो कहना ज़्यादा बेटर होगा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है, प्लीज वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये एक बड़ी बात तो ये हो गई कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कुछ किताबों में इसे कहा गया कि बराबर माप होता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। जितनी अधिक आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स होंगी उतने ही अधिक क्या होगा, उतना अधिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो प्लीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डिफिनीशन हमारे पास बन रही हैं। क्या बन रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो माप है, और दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल अवयव के डॉट गुणन के बराबर होता है। यहाँ से आपको दो बातें निर्भर कर रही होंगी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई और एस पर निर्भर करता है। मैं आपसे बताऊं नहीं, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। ये ई पर निर्भर करता है, यानी फाई हमारा जो डिपेंड करता है, फाई जो हमारा डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और क्या है, सरफेस के एरिया पर डिपेंड करता है, और सरफेस के एरिया के ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। यानी ई और एस के बीच जो एंगल बनता है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर जरा देखिएगा, ये चित्र आपको बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पर थीटा 0 नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई और एस के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। आपको और बता दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका है, ये अभी मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा पृष्ठ हो जो जिसे हम कई भागों में तोड़ सके, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और भी वर्क कर सकते हैं कि उन अलग अलग भागों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, भागों को जोड़ लेते हैं। और यदि आपका सरफेस क्या हो, यदि कोई पृष्ठ क्या है, बंद है, पृष्ठ कैसा है, बंद है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ई डॉट एस के बराबर होता है। यहाँ पर ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, डी एस स्मॉल एरिया के लिए आप ले लेंगे, तो यहाँ पर ई डॉट डी एस, और ये भी क्या बनेगा, ई डॉट डी एस। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या करेंगे, कोई बड़ा सा एरिया है तो उसको कई छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, और प्रत्येक भाग के लिए ई और एस का डॉट प्रोडक्ट लेके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो फाई ई की वैल्यू आपके पास आई है, ई एस कॉस थीटा, आप जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू तीन प्रकार की है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसी प्रकार किसी भी सरफेस से जो पासिंग फ्लक्स है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके एरिया वेक्टर के साथ किस प्रकार है, इस पर डिपेंड करेगा। यदि आप देखें कि यदि हमारे पास, देखिए इधर एक एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, पॉजिटिव। बट बच्चों अभी देखा जाए कि एरिया वेक्टर आउटसाइड की ओर हो और इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी इनसाइड की ओर हो, तो यहाँ पर फाई ई क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 180 है,
और यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। आपसे बताएं कि यदि हमारे पास इसी प्रकार एरिया वेक्टर आउटसाइड की ओर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की ओर हो तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि हियर थीटा इक्वल टू 90। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस के ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, यानी हमारा जो समतलीय पृष्ठ है उसका एरिया वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, किस प्रकार के ओरिएंटेशन में है, उस पर निर्भर करता है। अब हम बात करें तो ये हमारी कैसी राशि है, ये बच्चों हमारी राशि है अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक आप देखें तो इसका यूनिट जो बनेगा आप देखिएगा, ई का यूनिट क्या है भाई, वोल्ट बटा मीटर, और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। अभी ई का न्यूटन बटे कूलाम होता है, तो एक और भी यूनिट का बन सकता है न्यूटन बाई कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतनी बातें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि कोई सरफेस समतल नहीं है तो उसे कई छोटे छोटे भागों में बांट करके ही हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका मात्रक आपका ये है। और समराइज रूप से आपसे बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कैसे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक घन बना दिया जाए, ये देखिएगा इस घन के जो प्लेन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये घन हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अभी आपसे कोई पूछ ले कि इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा तो आपका क्या आंसर होगा। तो आप जरा ध्यान दें, हमारे पास देखिए जनरल तरीका है, तो देखिए ए बी सी डी सरफेस है और ई एफ जी एच सरफेस है, इसी से फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि ए बी एच जी से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस नहीं कर रही, डी सी ई एफ से भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस नहीं कर रही। और अभी आपने तो जनरल में कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो ये इन ऊपर के दोनों सरफेसों से और साइड के इन दोनों सरफेसों से कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो इन 4 सरफेसों से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। बट आप देखिएगा ए बी सी डी जो हमारा सरफेस है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी से 2 लाइनें क्या हो रही हैं, इंटर कर रही हैं। आपको बता दें यहाँ पर ए बी सी डी के लिए भाई एरिया वेक्टर बाहर की ओर बनेगा और ए बी सी डी के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस इन साइड की ओर है। तो अभी आपसे कोई कह दे फ्लक्स जो होगा ए बी सी डी के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना ई एस कॉस 180 बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका 180 अंश है, तो ये बन जाएगा माइनस ई एस। अभी आपसे कोई ई एफ जी एच सरफेस की बात करे, ई एफ जी एच सरफेस देखिएगा, ई एफ जी एच सरफेस, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन आउटसाइड की ओर जा रही हैं, नो डाउट इलेक्ट्रिक लाइन आउटसाइड की ओर जा रही हैं, सरफेस एरिया वेक्टर हमारा आउटसाइड की ओर है, तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू इधर 180 है, तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई एस कास 0 बराबर क्या बनेगा, ई एस। अभी बच्चों आपसे इन सब के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर थीटा बन ही नहीं रहा है, ई और एस में कोई देखेगा, ई आपका मान लें इधर, तो यस आपका इधर बन जाएगा, इधर 90 बन जाएगा, यानी बाकी 4 सरफेस के लिए थीटा का मान 90 होगा, तो बाकी 4 सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। आपके ए बी सी डी से नेगेटिव ई एस एंड ई एफ जी एच से पॉजिटिव ई एस। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों को कि यदि ये कोई आपका क्यूबिक सरफेस रखा हुआ है, क्यूबिक बॉडी रखी हुई है, तो इसके दोनों सरफेस से तो फ्लक्स गुजरेगा, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव। लेकिन अभी टोटल फ्लक्स कहा जाए देन जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव है,
तो टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स फ्लक्स की होंगी। फ्लक्स के बारे में आपसे फिर बताया गया फाइनली अंतिम तौर पर कि किसी भी सरफेस से, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी सरफेस है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरियल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसे फाई ई से नोट करते हैं। ई से सेंस है इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमको आगे पढ़ना है। तो हमारे पास ई डॉट एस के बराबर होता है। दो परिभाषाएं हैं, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है या अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात आपने कहा कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम है, उसके बारे में देखते हैं।